ब्लू बुकलेट सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम देख रहे थे 2 अंकीय प्रश्नोत्तर। 2 अंकीय प्रश्नोत्तर में हमारा 2 अंकीय प्रश्नोत्तर देखें। इसमें हमारा पाठ चल रहा है 4। पार्ट 4 देखते हैं। 10वीं क्लास विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और चलिए देखते हैं आगे। इससे पहले हमने 1 2 3 4 3 तक देख लिए और ये चौथा पार्ट है। 1 से 3 तक देख लिया, अब ये चौथा पार्ट देखते हैं हम। इसमें अपना इससे पहले 1 से 60 तक हम देख चुके हैं। ये 60वां क्वेश्चन 169 तक देख चुके हैं। तो ये मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण कार्य करता है? तो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण का कार्य करता है। तो ये हमने देख लिया था तीसरे पार्ट में। अब चौथा पार्ट है अपना, ये चौथे पार्ट का 61वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार से होता है? जो ब्रायोफिल्म की पत्तियां होती हैं, ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार से होता है तो देख लेते हैं। इसमें ब्रायोफिल्म में कलिकायन या इसको बडिंग बोलते हैं, बडिंग विधि द्वारा प्रजनन होता है। कलिकायन मतलब पत्ती से कलिकाएं निकलती हैं, कलिकायन या बडिंग विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं जो कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती हैं। ये होता है ब्रायोफिल्म की पत्तियां। तो इसमें पत्तियां देख लेते हैं, ब्रायोफिल्म की पत्ती देख लेते हैं। ये है ब्रायोफिल्म की पत्ती। ये क्या है? ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है। इसमें देखिए ये छोटा सा पौधा ये लग रहा है, ये नया पौधा। ये छोटी सी पहले कली निकलती है और फिर ये बड़ा हो जाता है और ये बन जाता है नया पौधा। तो इसको ब्रायोफिल्म की पत्ती कलिकाएं प्रवर्धन भी इसको कहते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक मुकुलन की प्रक्रिया को 3 चरणों में समझाना है। तो ये हाइड्रा में अलैंगिक मुकुलन क्या होता है? मुकुलन को 3 चरणों से इस क्रम में दर्शाने वाला आरेख। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रा में अलैंगिक मुकुलन की प्रक्रिया। सबसे पहले देखो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा में पहले इतना सा ये मुकुलन होता है, फिर ये बड़ा हो जाता है और फिर ये और बड़ा हो जाता है। तो हो गया अपना हाइड्रा में मुकुलन 3 चरणों में। अगला देख लेते हैं 63 नंबर का प्लेनेरिया या पुनर्भवन की प्रक्रिया चित्र सहित व्याख्या कीजिए। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या होता है? शरीर के नवनिर्माण की वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूटे जाने पर उसकी मरम्मत हो सकती है या प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीवन बनाता है, उसे पुनर्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? शरीर का जो टुकड़ा होता है वो नया बन जाता है। यहाँ से भी जो टूटता है उसमें नया बन जाता है। तो इसमें देखो ये क्या है? ये क्या है? प्लेनेरिया। तो इसमें ऐसे ये यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो एक ये अलग बन गया, एक अलग बन गया और इसमें एक में से 3 बन गए। ऐसा ही इसमें होता है हाइड्रा में। हाइड्रा यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो एक हाइड्रा ये बन गया, एक हाइड्रा ये बन गया, एक बन। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें तो पूंछ और शरीर का विकास हो गया। ऐसे ऊपर वाले में पूंछ और शरीर का विकास होता है, बीच वाले में सिर हो गया और पूंछ का विकास हो गया, नीचे वाले में इसमें सिर का और पेट का विकास हो गया। तो इनको बोलते हैं पुनर्जनन। इनको क्या बोलते हैं? पुनर्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। प्लेनेरिया में ये हो गया, हाइड्रा में ये हो गया। तो अगला देख लेते हैं 64 वाला। तो कायक प्रबंधन क्या होता है? कायक प्रबंधन में अपना क्या आ जाएगा? कायक प्रबंधन में आ जाएगा अपना ये। कायक प्रबंधन में क्या होता है? तो कायक प्रबंधन की क्रिया में पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधों का निर्माण होता है। पौधों के अन्य भागों से हो जाएगा, नवीन पौधों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कायक प्रबंधन कहा जाता है। जैसे देखो ये आलू में देखो, आलू में क्या हो रहा है? यहाँ से और यहाँ से नए पौधों का विकास हो रहा है। ये पत्ती में
अभी पत्ती में अपन ने देखा था, तो यहाँ से छोटी छोटी पत्तियों का विकास हो रहा है। ठीक है। तो कायिक प्रजनन को ये पत्तियां हो गई, और ये इसको क्या बोल देते हैं, ये देखो, ये नौच हो गया, नौच। ये यहाँ पे ये सूट, ये बर्ड, ये पहले छोटी सी बनी, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो जाती है। तो ये अगला देख लेते हैं 65, 65 नंबर का देख लेते हैं। द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। द्विखंडन क्या होता है? अमीबाम द्विखंडन या द्विखंडन, जिसमें भी द्विखंडन का होता है एक कोशिकीय जीवों में। इसमें एक कोश के जीवों में होता है, ज्यादातर अमीबा में होता है। एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। प्रत्येक भाग नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विखंडन कहा जाता है। द्विखंडन में क्या होता है? द्विखंडन में क्या होता है? तो ये देखिए, द्विखंडन में क्या हो जाएगा? द्विखंडन में इसको देखिए ना, अमीबा में द्विखंडन, तो अमीबा में क्या हो जाएगा? ये हमको देखने को मिल रहा है, ये एक अमीबा हैगा, इसमें फिर ये खा यहाँ पे ये केंद्रक है, और इसमें थोड़ी सी ये जगह बन जाती, ये वाली जगह बन गई। इसमें क्या, इसको पादप या कूट पाद खा जाता है। फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, तो इसके अंदर ये खाद अंदर चला गया। ठीक है, ये इसका खाना खाने वाला है, कैसे खाना भोजन को करता है। द्विखंडन में कुछ नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, ये पहले ऐसा होता है, फिर ये ऐसा, या दो भागों में ऐसा हो जाता है, फिर ये अलग अलग हो जाता है। तो ये होता है अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में भोजन, ये भोजन ग्रहण कैसे करता है, ये वाला चित्र है। तो अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं 66 नंबर वाला। 66 नंबर संरचना, संरचना नाम बताई जिसके अंतर्गत गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है। उसकी संरचना बताना करना होता ना। तो गर्भस्थ शिशु माँ प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा रहता है, जो इसी के द्वारा भ्रूण माँ के गर्भस्थ में पोषण पोषण को प्राप्त करता है, तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो गर्भस्थ शिशु जो होता है वो कहाँ से पोषण ग्रहण करता है? इसी प्लेसेंटा से करता है। अब अगला देख लेते हैं अपना ये 67, 67 वाला, 67 नंबर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिकाएं, फैलोपियन ट्यूब होती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? तो फैलोपियन ट्यूब अंड वाहिनी बोलते हैं इनको हिंदी में, फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब अंड वाहिनी। इसके अंड कोशिका का निषेचन होता है। इसमें क्या होता है? अंड कोशिका का निषेचन होता है, तथा युग्मनज को गर्भाशय में प्रेषित कर देती है, और जो युग्मनज बनता है उसको गर्भाशय में प्रेषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं 66 वाला, 68 देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? 68, एक संकर क्रॉस क्या होता है? एक संकर क्रॉस क्या होता है? तो एक संकर क्रॉस एक विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस होता है एक विपरीत लक्षण को लेकर जो क्रॉस कराया जाता है, उसी को एक संकरण कहते हैं। दो संकरण में दो विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, उसको दो संकरण बोले। एक एक अब अगला देख लेते हैं। आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहा जाता है? तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का जो संचरण होता है, संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता लक्षण कहते हैं जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहता है। ये लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो अगला देख लेते हैं। आनुवांशिकी से क्या समझते हैं? तो ये आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, ये देख लेते हैं। आनुवांशिकी से क्या समझते हैं? आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिक लक्षण
उनके संचरण कारणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी में क्या हो जाएगा, आनुवंशिकी में वह विज्ञान की वह शाखा है, आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिक लक्षण, उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। 71वां ये अपना 71 71वां हो जाएगा, विभिन्नताएं या जैव विविधताएं क्या होती हैं। विभिन्नताएं या जैव विविधताएं क्या होती हैं। विभिन्नताएं एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न या भिन्नता अथवा जैव विविधता कहलाती है। जब भिन्न होते हैं मतलब एक ही जनक की संतानों में समानता होती हुए भी जो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, वो भिन्न होती हैं, इसी को विभिन्नता या फिर जैव विविधता कहा जाता है। मतलब देख लो, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, या पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण जब विपरीत लक्षणों के जोड़े क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहता है। दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े का अगर क्रॉस कराएंगे, दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण हमें प्रदर्शित होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं भैया। तो अप्रभावी लक्षण जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में लक्षण छिपा रहता है, और वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों को क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में वो लक्षण क्या रहता है, छिपा रहता है। तो जो छिपा रहता है उसी को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। चलो इधर देखो, ये अपना आ गया 74 का। देखो द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, इसको स्टार लगा दो, ठीक है। द्विसंकर क्रॉस में क्या हो जाता है, द्विसंकर क्रॉस दो विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराया गया संकरण को द्विसंकरण क्रॉस जाता है। इसमें भी क्या रहता है, दो विपरीत लक्षणों को साथ में लेकर चलाया जाता है, इसलिए द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। तो अगला देख लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा 75 हीरे का अपवर्तनांक। ये पहले भी आ चुका है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 2.42 है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, हीरे का अपवर्तनांक 2.242 है। इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 2.2 कितना है, 2.42 है। किसमें, ये तो वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात हो गया 2.42। तो अगला देख लेते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। तो वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसका, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला देखो, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिख दीजिए। तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि 1 मीटर लेंस की फोकस दूरी हो तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर 1/f। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का सूत्र हो जाएगा P बराबर 1/f, और इसका मात्रा होता है डायोप्टर। डी से करते हैं, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता रहता है। मतलब प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहेंगे, उसकी क्षमता। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं अपन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर बताइए। तो वास्तविक में ये वास्तविक है, ये आभासी है। वास्तविक में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें क्या रहता है,
ये प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, वास्तव में बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, उसको अवास्तव बिंदु कहते हैं। जबकि आभासी में ऐसा नहीं होता। प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर ही मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट देख लो, हमेशा जो वास्तविक होता है, जो इधर वास्तविक है, तो जो वास्तविक है हमेशा वास्तविक सदैव कैसा होता, उल्टा ही बनता है, और जो आभासी है वो सदैव सीधा बनता है। वास्तविक पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो आभासी को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला जाओ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। कोई गोलीय दर्पण है हमारे पास, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी याद करिए, ये किताब का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपना हो जाएगा, देखो वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कहाँ, फोकस दूरी तो अज्ञात है, इसको निकालना है। तो फोकस दूरी ए बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी ए बराबर r/2। तो वक्रता त्रिज्या तो पेपर में दी हुई है ना, वक्रता त्रिज्या, यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 20 सेंटीमीटर रख दो और 2 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या मतलब है, तो एक समतल द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और धनात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बना हुआ है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम बताइए। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पहला नियम। अब प्रथम द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर एक ही अभिलंब तीनों पर ही होते हैं। अब द्वितीय नियम से जबरदस्ती क्या है, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर दूसरा नियम बोल दो, चाहे पहला नियम बोल दो या तीसरा नियम बोल दो, उसमें क्या रहेगा, द्वितीय नियम में क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होती हैं। वैसे अपन ने ये समझ लिया है। तो अगर तो 84 नंबर स्नेल का नियम, ये है भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगा दो। स्नेल का नियम क्या, स्नेल का नियम, जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों से सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला वाला कौन सा है, पहला माध्यम, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसी को स्नेल का नियम भी आ जाता है। तो इसमें एक सूत्र लिखा होता है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ये और बराबर में कर देते हैं स्थिरांक, ये ऐसा म्यू लिख देते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, निम्नलिखित को परिभाषित लिखिए। तो ध्रुव की परिभाषा, लेंस की परिभाषा, मुख्य अक्ष की परिभाषा, ठीक है, प्रकाश केंद्र की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। तो इसमें ही समझ लेते हैं। इसमें देखिए ये वाले में, इसमें क्या है, तो ये अपना उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 8 त्रिज्या हो गई। ठीक है, और इसकी आधी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो ये अपना हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। ध्रुव का तो गोलीय दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये पी से व्यक्त किया जाता है। अगला हो जाएगा अपना, अगला देख लो, लेंस का मुख्य, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। भाई ये तो सादा सिंपल है। ठीक है, तो ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र
लेंस का अपवर्तक तल के केंद्रीय बिंदु को उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हो जाएगी उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब अगला देख लो 86 नंबर का। 2 मीटर फोकस दूरी वाले, कितने मीटर, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, एफ डी है और -2 मीटर। इसमें क्या हो जाएगा, पी फोकस दूरी पूछा है तो पी बराबर 1/2, पी फोकस दूरी पूछा ना, तो एफ बराबर हो जाएगा ना R/2। ठीक है, फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें ये तो आप खुद ही कर सकते हो। चलो अगला देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला ये और बाकी के प्रश्न हैं इनको अपन अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद और अन्य सीरीज भी आएंगी जो कि इससे और बेहतर क्वालिटी में आपको देखने को मिलेंगी। अभी शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और अब एग्ज़ाम निकाल लो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।